दोस्तों नमस्कार, मैं डी.आर. सैनी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर संख्या 8, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। कक्षा 12 का चैप्टर संख्या 8 है, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। देखो, हम इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ लिया वो ये है, इंट्रोडक्शन अपना हो गया था, 3D श्रेणी हो गई थी, इसके अलावा 3D श्रेणी के गुण पढ़ रहे थे। 3D श्रेणी के गुणों में हमारे पास जो बिंदु चल रहा था, हमने अभी तक 2 गुण पढ़ लिए। एक तो परमाणु त्रिज्या व आणविक त्रिज्या, और दूसरा हमने पढ़ लिया आयनन एंथैल्पी। आज की क्लास में हम केवल 2 ही गुणों की बात करेंगे, जो हैं एक तो धातु प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और एक आज पढ़ेंगे हम इनका सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, जो विशेष गुण है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। विशेष गुण है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। तो आज की क्लास हम चालू करें। तो आज की क्लास का मूल बिंदु अपना है वो है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, अपना चैप्टर है, चैप्टर हम लिखेंगे डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। क्लियर? डी एंड एफ ब्लॉक। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा, एक तो अपने पास इनके धात्विक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक प्रकृति पढ़ेंगे, और दूसरा जो अपना बिंदु रहेगा वो इंपोर्टेंट सबसे अच्छा है ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक। इन 2 बिंदुओं के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है? अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है? अब देखो, हम सबसे पहले चालू करते हैं धात्विक प्रकृति। आज का बिंदु हम फर्स्ट बिंदु ले लेते हैं, जिसका नाम है धात्विक प्रकृति। देखो, आप सब भली भांति हम सब जानते हैं कि आवर्त सारणी है, उसका जो बायां भाग है वो मुख्य रूप से धातुओं से बना हुआ है, और दाएं भाग में भी क्या है, धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है। मैं ऐसा कहता हूँ, एस और डी ब्लॉक वो सारे धातु हैं। पी ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व हैं, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। यानी जो अपना आवर्त सारणी है, आवर्ती जो सारणी है, आवर्त सारणी में जो अपना एस ब्लॉक व डी ब्लॉक, इनमें तो सारे क्या है, धातु हैं। इसके अलावा जो पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक में हमारे पास क्या है, धातु भी है इसमें, कोमा अधातु भी है व उपधातु भी है। यानी सभी प्रकार के तत्व हैं पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। खैर कोई नहीं, अपने को जो पढ़ना है वो है डी ब्लॉक के बारे में हमें चर्चा करनी है। डी ब्लॉक में हमने क्या कहा, सभी धातु हैं, सभी क्या है, इनका एक विशेष गुण है। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट का एक विशेष गुण क्या है, ये धातु है, सभी के सभी इसमें धातु प्रेजेंट है, सभी के सभी धात्विक हैं, धातु गुण रखते हैं, इसलिए क्या है, सब धातु है। अब देखो, धातुओं की क्या हमें पता निश्चित लगता है, इसमें जो धातु है डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक के धातुओं का जो आकार है, जो संरचना है, वो 3 प्रकार की है। आकार बोलो या हम क्या बोलेंगे, संरचना। आकार बोलो या फिर हम क्या बोलेंगे, संरचना बोलेंगे। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की संरचना बनाते हैं। कितने प्रकार की संरचना, की विशेष संरचना है वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, देखो 3 प्रकार की संरचना है, 3 प्रकार। अब अपने को ये देखना है ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, क्या नाम है। तो देखो, एक तो पहला तो हम पढ़ेंगे, इसमें पहला है फलक केंद्रित कोष्ठिका। पहला प्रकार जो है फलक केंद्रित
काय केंद्रित कोष्टिका। और तीसरा जो अपने पास है वो है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम HCP। ये तीन प्रकार की विशेष संरचनाएं बनाता है। कौन कौन सी? पहला फलक केंद्रित कोष्टिका, दूसरी काय केंद्रित कोष्टिका और तीसरी है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो BCC का F का मतलब फलक, फेस, सेंटर, क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका क्या है? बॉडी, सेंटर, क्यूबिक स्ट्रक्चर। और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सब हम पढ़ेंगे अपने अलजेब्रा स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्टेट है, उसमें पढ़ेंगे सारा। तो देखो हमारे पास हो गया तीन प्रकार की मुख्य संरचनाएं बनाता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो धातु हैं, उनकी जो विशेष संरचनाएं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? आपके पास एक तो कौन सी है? फलक केंद्रित है और फलक केंद्रित कोष्टिका है, दूसरी काय केंद्रित कोष्टिका है और तीसरी है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्लियर? तीनों की बात हो गई। अब इसके बाद में अपने से सवाल आता है कि धात्विक गुण क्यों दर्शाते हैं, क्या कारण है इसका? धात्विक गुणों का मुख्य कारण क्या है? यानी अपने को जो देखना है वो ये जानना है कि धात्विक गुण का कारण अपने को जानना है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो धात्विक गुण दर्शाने का इसका मुख्य कारण है वो ये है कि इनमें जो NS, कौन से? NS व N-1D उपकोष हैं। NS व N-D उपकोषों के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। नंबर 2, ऊर्जा अंतराल क्या होगा? कम। नंबर 2 अपने को ध्यान देना है कि जो D उपकोष है, D उपकोष कौन सा? D उपकोष है, उसमें D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा? आप दो कारण दे सकते हो, एक तो NS व N-1D के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। NS N-1D के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। दूसरा D उपकोष में, कौन से में? D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है कि जो D ब्लॉक के तत्व हैं, D ब्लॉक के तत्व धात्विक बंध बना लेते हैं। कौन सा बना लेते हैं? इस D उपकोष के कारण इसमें जो उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके कारण कौन सा बंध बनाएंगे? धात्विक बंध बना लेते हैं। कौन सा बंध बनाएंगे? अब याद रखना है कौन सा बंध बनाएंगे? सभी के सभी धात्विक बंध बना लेते हैं। कौन सा बंध बनाएंगे? धात्विक। क्यों बनाएंगे? क्योंकि D उपकोष में क्या प्रेजेंट है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखो अपने को बात ये करनी है कि धात्विक बंध बना दिया, तो धात्विक बंध बनाने का क्या होगा? तो धात्विक बंध जो ही ये अपने धात्विक बंध बनाते हैं, D ब्लॉक के तत्व जो ही धात्विक बंध बनाते हैं, इनमें विशेष गुण आ जाते हैं। धात्विक चमक की बात कर लें, आघात वर्धक, जो आघात वर्धनीयता उसकी बात कर लें, उच्च कवथनांक, उच्च गलनांक की बात कर लें। इसके अलावा हम कहें तन्यता का गुण इसमें क्या है? OPC की वजह से होता है, तन्यता गुण इसमें आ जाता है। निश्चित संरचना आ जाती है। वो किस कारण आती है? सभी के सभी गुण किसके कारण आते हैं? धात्विक बंध के कारण। देखो जो ही धात्विक बंध बनाया, जो ही आप कहोगे धात्विक बंध बनाने के कारण या धात्विक बंध जैसे ही बनाएंगे तो इनमें कौन कौन से गुण आते हैं वो अपने को ध्यान देना है। धात्विक बंध से धात्विक बंध के कारण क्या होगा? धात्विक बंध के कारण क्या क्या होगा इसमें? एक तो इनकी निश्चित संरचना हो जाएगी, निश्चित संरचना बन जाएगी। ज्यामिति इनकी क्या बन जाएगी? एक तो फिक्स बन जाएगी। इसके अलावा उच्च कवथनांक, इनमें क्या होगा? उच्च कवथनांक का गुण हो जाएगा। इसके अलावा उच्च कवथनांक के बाद होंगे गलनांक,
इससे क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। इसके अलावा हो गया आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता ये गुण आ जाएगा, तन्यता का गुण आ जाएगा। ये सब किसकी वजह से आएंगे, धात्विक बंध के कारण ऐसा होगा। इसके कारण होगा, धात्विक बंध के कारण ऐसा होगा। अब अपने पास सवाल आता है कि धात्विक बंध की प्रकृति है वो क्या है, किस प्रकार से अधिकांश जो धातु है वो डी ब्लॉक में, ये तो अपने को पता है। तो देखो जैसे जैसे डी उपकोष है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, अर्थात धात्विकता या धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। मतलब हम क्या कहेंगे, आवर्त की बात कर लें, एक आवर्त की बात कर लें तो आवर्त में या ऐसा कहूं कि डी उपकोष है या डी ब्लॉक है, डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि से धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती। क्लियर? अपना बिंदु है कि डी उपकोष में जैसे जैसे, यानी क्या कहेंगे, डी उपकोष में जो डी ब्लॉक है उसमें जो डी उपकोष में जो जैसे जैसे हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, उसमें धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी? धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब धात्विक बंध बनाएंगे, इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है तो हम ये भी कह सकते हैं अपनी भाषा में कि धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे या धातु के गुण है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो मैं प्लस 3D श्रेणी की बात करूं, मेरे पास स्केलियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, ये हमारे पास क्या है, प्रथम श्रेणी 3D श्रेणी। इसमें जरा ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, आर्गन 18 4s2 3d1। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है। डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 4s2 3d2, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें बात करें तो 4s2 3d3, इसमें 3, इसमें 4s1 3d5, इसमें कितना हो गया, 6 अधिकतम। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 4s2 3d5। यहां तक तो क्या होगा, धात्विक गुणों में बढ़ती होगी। कहने का मतलब है स्केलियम से चालू करेंगे और मैग्नीज तक, स्केलियम से चालू करके हम कहां तक पहुंचेंगे, मैग्नीज है वहां तक पहुंचेंगे। वहां तक तो क्या होगा, धात्विक गुणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे, धातु का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी। कारण क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इसका कारण क्या दोगे, इसका रीजन क्या है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, धातु प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं ऐसा कह दूं यहां से लेकर यहां तक ही धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। अब आपसे पूछा जाए क्यों बढ़ती है, तो आप इसका कारण दोगे, बढ़ती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। क्लियर? हमने एक बात कही कि स्केलियम से चालू किया और मैग्नीज तक धातु गुणों में लगातार वृद्धि हुई है। कारण इसका दिया क्योंकि इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं कहता हूं डी उपकोष में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां से चालू करेंगे यहां तक धात्विक गुणों में क्या हो जाएगी, कमी। यहां से लेकर यहां तक हम क्या लिखेंगे,
प्रवृत्ति या प्रकृति में कमी आती है। इसका कारण आप कहोगे क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है। ठीक है, दोनों का कारण हमने दे दिया कि इसका ऐसा होता है, इसका रीजन हमने जान लिया। क्या कारण दिया हमने? यहाँ तो बढ़ रही है स्केलियन से मैग्नीज तक, तो इसका कारण हम दिया एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ Fe से चालू हुआ, जिंक तक क्या हो रहा है? लगातार कमी आ रही है धात्विक प्रवृत्ति में। धात्विक गुणों में लगातार क्या आ रही है? कमी आ रही है। जब धात्विक गुणों में कमी आएगी तो इसका कारण हमने क्या दिया? एग्रीगेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या आएगी? कमी आएगी। अब देखो होता क्या है, अपने को याद रखना है कि जो मैग्नीज है इसका विन्यास क्या है? D5। मैग्नीज का विन्यास जरा ध्यान देना, D5 है। और D5 विन्यास होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में क्या है? अलग है, इन सबसे क्या है? भिन्न है। अपने से सवाल पूछा जाए 3D श्रेणी में विशिष्ट संरचना वाला धातु तत्व बताओ, जो क्या है? डी ब्लॉक की जो अन्य धातुओं की संरचना से थोड़ी सी उसकी विशिष्ट है, वो धातु तत्व बताओ। तो उस कंडीशन में आप उत्तर दोगे मैग्नीज। इसका कारण क्या है कि इसमें क्या है? अधिकतम D5 विन्यास, स्थायी D5 विन्यास, और अधिकतम क्या है? एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है? ये इसकी अपने आप में क्या है? एक विशिष्ट संरचना है। इस प्रकार से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो प्रथम डी श्रेणी है या 3D श्रेणी है उसके धात्विक गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा देख लें एक बार इसको। हमने क्या कहा? धात्विक गुण है क्योंकि डी पोस्ट में एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 प्रकार की स्ट्रक्चर, FCC, BCC, SCP। 3 प्रकार की स्ट्रक्चर कौन सी? FCC, BCC और HCP। एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन संख्या। अब फिर हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन देखो 3D श्रेणी में इलेक्ट्रॉन का लिखकर देखा तो हमने कहा स्केलियन से मैग्नीज तक एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन संख्या में लगातार बढ़ती हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? यहाँ तक धात्विक प्रवृत्ति बढ़ रही है। फिर क्या हो रही है? एग्रीगेट इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है, तो धात्विक गुणों में क्या है? कमी आ रही है। ठीक है, ये अपना क्या था? धात्विक प्रवृत्ति। हमने ये भी लिखा कि जो धात्विक बंध है उसके कारण क्या? कुछ गलनांक, कुछ कवचनांक, आघात वर्धनीयता, इसके अलावा हमने कहा निश्चित स्ट्रक्चर है, वो है, ये गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखो इस 3D श्रेणी है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट अगला बिंदु अपना धात्विक प्रवृत्ति के बाद में जो नेक्स्ट बिंदु है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक बेटा, अगला बिंदु हम क्या लेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। अगला गुण है ऑक्सीकरण अवस्था, या आप कह सकते हो ऑक्सीकरण अंक की बात भी कर सकते हो। अवस्था या अंक की बात करें, देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या 3D श्रेणी है या डी ब्लॉक की तत्वों में एक विशेष गुण होता है, क्या? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इनमें एक विशेष गुण होता है, क्या? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। किसमें? आप कहोगे डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब देखो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, इसका रीजन क्या है? कारण क्या दोगे? इसका कारण हम लिख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो हमें पता है कि NS व N-1D, NS व N-1D उपकोष के मध्य ऊर्जा
अंतराल कम होता है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन अवस्था में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी भाग लेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन भी भाग लेंगे। क्या इनमें क्या होता है, जो एनर्जी गेप क्या हुआ, कम हुआ, और एनर्जी गेप कम होने का क्या होगा, NS व N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था में भाग ले लेते हैं, या मैं ऐसा कह दूं कि बंद बनाने में भाग ले लेते हैं। इसलिए क्या होगा, NS व N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। बंद बनाने में भाग लेते हैं, इसी कारण क्या है, इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। आपसे पूछा जाए ये गुण पाया जाता है क्यों, तो आप उत्तर देना NS N-1D उपकोष के मध्य ऊर्जा अंतराल कम व NS व N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, और बंद बनाने में भाग लेने के कारण ही क्या होंगे, इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, जब ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है वो धातु, तो पहले उसके क्या है, NS के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जितने NS में इलेक्ट्रॉन है वो तो उसका स्थायी ऑक्सीजन अंक दर्शाएंगे, वो तो सारे एक साथ बाहर निकल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है उसके दौरान या वो प्रदर्शित होगी, तो क्या होगा कि जो अपने पास NS की इलेक्ट्रॉन वो एक साथ में निकल जाएंगे, सारे NS की इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक साथ में निकल जाएंगे। कब, क्या कहेंगे, निम्न ऑक्सीकरण अंक के समय या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के समय क्या होगा, NS के इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन एक साथ उत्सर्जित हैं, बाहर निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, एक साथ निकल जाएंगे, उत्सर्जित दिए जाएंगे। इसलिए ध्यान देना कि जो डी ब्लॉक है या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, तत्व की जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है, +2 होती है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। इसका कारण क्या दोगे, इसका कारण ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके जो NS कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण हम ये कहेंगे इसकी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +2। उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा और बंद बना लेगा, जिससे क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से दर्शाएगा। लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, या मैं ऐसा कहूं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते समय अपने को क्या करना है कि NS के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके अलावा जो डी ब्लॉक है उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक एक करके बाहर निकलते जाएंगे। एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर उत्सर्जित होते जाएंगे और वो अपनी ऑक्सीजन अवस्था में विस्तार करता जाएगा। लेकिन कई बार सवाल पूछ लेता है अधिकतम, जैसे मैं ऐसा कोई भी तत्व अधिकतम ऑक्सीजन कितना दर्शाएगा, तो उस दौरान यानी अधिकतम ऑक्सीजन अंक ज्ञात करते समय अपने को याद रखना है किसी भी तत्व का यानी किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का तत्व का ऑक्सीकरण अंक या कुल ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, NS के इलेक्ट्रॉन व N-1D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
बराबर होती है। कोई भी तत्व है उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, कोई भी एलिमेंट उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वो डिपेंड किस पर करेगी, NS में जितने इलेक्ट्रॉन है वो प्लस में जो डी कोष है उसमें कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है उनका योग कर दो NS के इलेक्ट्रॉनों के साथ, जो योग आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अपने को सवाल दे दिया जाए कि जरा बताना Fe कौन, Fe की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो, ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ज्ञात करो, यानी अधिकतम कितनी दर्शाएगा। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था अपने को ज्ञात करने के इस दौरान अपने क्या करना है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, कितने पर आता है, 26 पे आता है। तो आर्गन रखा है 4s2 3d6, ये अपने पास है 4s2 3d6 26 नंबर पर है, कंप्लीट। अब देखो 4s के इलेक्ट्रॉन d के बढ़िए जरा, d में कितने हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कक्षक होते हैं, 5 में आप 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, और 4s में कितने हैं, 2। अब आपको क्या करना है, 4s के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बढ़ दिए, प्लस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4, आप इसमें 4 और जोड़ दो कितने, 6। तो हम ये कह सकते हैं Fe है वो स्थायी यानी अधिकतम ऑक्सीकरण कितने दर्शा सकता है, प्लस की 6 तक दर्शा सकता है, कितनी दर्शा सकता है, प्लस की 6 तक दर्शा सकता है। याद कर लोगे, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप किसी भी धातु की, जैसे मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि जरा सा जिंक के बारे में बताओ, जिंक की बात करें तो जिंक कितने पर आता है, आप लिखोगे 30 पर आता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखोगे, आर्गन 4s2 3d10, देखो d भरी 1 2 3 और 5, और ये है s, ये 4s है, ये 3d है, 4s में कितने हैं, 2 है, और d में भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के 2 लिखे। d में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने, क्या आपको d में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नजर आता है, नहीं, तो आप क्या लिखोगे, +0 बराबर 2, इसकी ऑक्सीजन अवस्था अधिकतम कितनी होगी, +2 होगी। इसी प्रकार से अन्य भी किसी भी तत्व की आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, इसी प्रकार से कोई भी तत्व इन सभी की क्या ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात कर सकते हो। हम ऐसा कर लेते हैं, सब जो 3D श्रेणी है उनके सभी तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करने का प्रयास कर लेते हैं, यानी उनको सभी की ऑक्सीजन अवस्था हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास हम लिखे 3D श्रेणी के तत्व, स्केडियम से चालू हुआ, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक के 3D श्रेणी के तत्व हैं। कौन सी श्रेणी के, ये 3D श्रेणी के तत्व हैं। इनके अपने को क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण अवस्था अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं ताकि इसकी सभी ऑक्सीजन अवस्था को सही तरीके से हम फील कर सके, भर सके, ठीक है। चलो हम ये करेंगे, ये लो। अब जरा ध्यान देना, स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिख रहा हूं, आर्गन 4s2 3d1, ठीक है। स्केडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, आर्गन 4s2 3d1। इसमें ध्यान देना, s के 2, s में अधिकतम कितने हैं, 2 हैं, और ये भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, लेकिन याद रखना इसके लिए +3 स्थायी होती है, वो आगे बताऊंगा क्यों, लेकिन ये दोनों दर्शाता है। इसी प्रकार से टाइटेनियम के लिए क्या लिखोगे, 4s2 3d2, तो आप क्या लिखोगे, +2 +3 +4। इसी प्रकार से वेनेडियम के लिए क्या है, 4s2 3d3, क्या लिखोगे, +2 +3 +4 +5। मैग्नीज के लिए लिख दो 4s1 3d5 +1, ऐसे में एक ही है ना, फिर क्या है, +2 +3 +4 +5 +7, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी बात कर लो, 4s2
6 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6। अब 7 क्यों नहीं लिखते? देखो ध्यान देना, हमने क्या लिखा 2 तो ये प्लस डी में क्या हो गया, डी में भरिए इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां देख लेते हैं, डी को यहां बना लेते हैं। डी में कितने 6, आप 6 भर दिए, ठीक है। अब एच में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो 4 2 कितने हो गए 6 तक है। इसी प्रकार से कोबाल्ट की बात करें 4s2 3d7, एक और भर दीजिए, क्या लिखोगे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, 2 और 3 5। इसी प्रकार से इसकी बात करो 4s2 3d8, क्या लिखोगे 4s2, एक और भर दो प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि 2 और 2 4। इसकी बात करो 4s2 और 3d9 सॉरी 10 और ये 1, तो आप क्या लिखो प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है। और जिंक की बात करोगे 4s2 3d10, क्या लिखोगे इसकी प्लस 2, केवल 2 ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो जाएंगी। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हम इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। इजी वे में आप केवल इतना याद रखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने एल्किल इलेक्ट्रॉन है, उनके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा है कि सभी में प्लस 2 है, सभी में क्या है प्लस 2, इसलिए क्या है बी ब्लॉक यानी 3D श्रेणी है, या बी ब्लॉक के तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण कितनी होती है प्लस 2। एक सवाल यही आता है, सवाल अधिकतम स्थायी ऑक्सीकरण, ये 2020 में भी 19 में भी आया था कि आपको इसका उत्तर देना था, आप प्लस 2 लिखते उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, तो आप इसके लिए 2 उत्तर दोगे। इनमें 2 प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले 2 ही तत्व हैं, कौन कौन से, अपवाद वाले क्रोमियम और जिंक कॉपर। ये प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, भिन्नता है, ये विशिष्टता है, क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ऐसा होता है। ये स्केडियम क्या करता है, इसमें क्या आपने पता है कि 4s में 2 है और d में कितना है 1 ही है, तो इन दोनों की ऊर्जा क्या है लगभग समान है। 4s और 3d की ऊर्जा क्या है लगभग समान, तो जब 4s के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, बंद बनाम भाग लेंगे, उसी दौरान उसी ऊर्जा में 3d के इलेक्ट्रॉन भी क्या लेंगे भाग ले लेते हैं, इसलिए प्लस 3 ज्यादा दर्शाता है, ठीक है। अब देखो जिंक अपने पास हो गया प्लस 2 ही दर्शाता है, जिंक वाले ग्रुप में नीचे वाले हम कहेंगे कैडमियम आता है और जिंक अपने पास आता है Hg आता है, इनमें भी यही विशेषता है, ये भी प्लस 2 दर्शाते हैं और ये भी प्लस 2 ही दर्शाते हैं। मतलब ये हो गया कि इसका जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या हम कहेंगे इसका जो स्थायी ऑक्सीकरण अंक के दौरान क्या इसमें एल्किल इलेक्ट्रॉन कभी प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको क्या सेंट्रल धातु तत्व भी नहीं कहेंगे। ये इतनी बात हो गई। इसके बाद में अपने से सवाल किया जाए कि ऑक्सीकरण अंक आ गया, स्थायी ऑक्सीकरण का पता चल गया, अधिकतम ऑक्सीकरण कौन दर्शाता है मैग्नीज दर्शाता है, वैसे तो ऑस्मियम दर्शाता है। डी ब्लॉक पूरे डी ब्लॉक की बात करें तो ऑस्मियम प्लस 8 दर्शाता है, लेकिन 3D श्रेणी की बात करें तो उसमें अपने पास क्या है मैग्नीज प्लस 7 दर्शाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। अब ऑक्सीकरण अवस्था हो गई तो आगे बात करते हैं, इससे निर्भर करने वाले सवालों की बात करते हैं। इस पर आधारित सवाल कैसे आते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल आएंगे। सबसे पहले निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्षारीय गुण दर्शाएगी। कौन से गुण दर्शाएगी? क्षारीय। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। अम्लीय के क्षारीय प्रकृति और ये क्या है अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। और +3 और +4 है वो उभयधर्मी दर्शाएगा, उभयधर्मी प्रकृति दर्शाएगा। ये 3 चीजें याद रखना, अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। जैसे सपोज करो मेरे पास है MnO, क्लियर, एक मेरे पास है Mn2O2, Mn2O2, क्लियर, सॉरी O3, फिर MnO4, MnO2, सॉरी MnO4,
और MN इसकी बात करते हैं। इसमें ध्यान देना, मैग्नीज का ऑक्सीकरण यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का कितना हो गया 8, 3 प्लस का 6 और यहाँ प्लस का 6 हो गया प्लस का 7। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था ये तो क्या होंगे नीचे वाले, तो ये तो होंगे क्षारीय और ये उभयधर्मी, और ये कैसा, सॉरी ये दोनों क्या हो जाएंगे अम्लीय, और ये दोनों क्या हो जाएंगे उभयधर्मी, और ये कैसा हो जाएगा क्षारीय। मतलब जिस ऑक्सीजन अवस्था कम है तो क्या हो जाएगा क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा, अगर ऑक्सीजन 3 और 4 है तो उभयधर्मी प्रकृति दर्शाएगा, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों को दर्शाएगा। और अगर ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा है तो क्या दर्शाएगा अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। अब देखो कई दफा सवाल पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि जो धातु है वो अपने अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था है, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था वो ऑक्साइड पर क्लोराइड के साथ ही क्यों दर्शाते हैं। उच्चतम या उच्च ऑक्सीजन अवस्था, ऑक्सीजन अवस्था ऑक्साइडो व फ्लोराइड के साथ ही दर्शाते हैं। क्यों? ये अपने से सवाल पूछ लेता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या मैं ऐसा कह दूं कि धातु तत्व हैं वो अपने उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था है वो या तो ऑक्साइड के साथ दर्शाएगा, ऑक्सीजन के साथ दर्शाएगा, या फिर फ्लोराइड के साथ दर्शाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर आप दोगे एएनएस लगा, क्या उत्तर दोगे? क्योंकि ऑक्साइड व फ्लोराइड का आकार छोटा व विद्युत ऋणता अधिक होती है। इस कारण धातु तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था ऑक्साइड व फ्लोराइड के साथ दर्शाते हैं। क्लियर? उत्तर देना है ऑक्साइड और फ्लोराइड का आकार क्या होता है? छोटा। आकार छोटा होगा तो बंध आसानी से बना देगा, आकार छोटा होगा तो बंध क्या होगा? आसानी से बना देगा। ठीक है, इसके अलावा विद्युत ऋणता ज्यादा, यानी बंध बनाने की प्रवृत्ति है, बंध के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या है? ज्यादा है, इसलिए आसानी से क्या है? अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था दर्शा देगा। इस प्रकार से बेटा हम ये कहें कि मैं ऐसा कहता हूं कि एक छोटी सी बात और कहते हैं हम कि जो ऑक्सीजन अवस्था है, निम्न ऑक्सीजन अवस्था है वो ऑक्सीकारक का कार्य करेगी और उच्च ऑक्सीजन अवस्था क्या है? अपचायी का कार्य करेगी। ठीक है बेटा, हमने आज की क्लास में 2 बिंदु पढ़े। 2 बिंदुओं में से पहला हमने पढ़ा धातु प्रकृति, दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की विशिष्टता इंपोर्टेंट था, हमने पढ़ा, अच्छी तरह से समझा इसको, आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया। ठीक है, आप चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, जय हिंद।